व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग आज कवर करेंगे मार्केट्स में बची हुई मार्केट्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। हम लोगों ने मोनोपोली पढ़ लिया, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया। अब आज वाली मार्केट्स भी काफी सिमिलर आपको दिखेंगी मोनोपोली से, क्योंकि बेसिकली है तो इम्परफेक्ट कंपटीशन ही ना। तीनों एक ही इम्परफेक्ट कंपटीशन में आती हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से कर्व्स हैं, और इसको भी कर देते हैं कंप्लीट। लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, शुरू करते हैं बच्चों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ। अब देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है ना, वो आपको बाजार में जो एक्चुअल मार्केट है ना, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही होता है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन तो ना के बराबर है। मोनोपोली भी कम ही देखने को मिलती है, बस कुछ ही चीजों में मोनोपोली होती है, बाकी बाजार में सब ये है। तो देखो, बोल रहा है अ मार्केट विद मेनी सेलर्स। बताओ कि आपके आसपास जो बाजार है उसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं। सामान कैसा होता है? सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड, है भी मिलता जुलता और है भी अलग अलग। भाई बहुत सारे पेस्ट है, सब पेस्ट है भी अलग अलग। बहुत सारे सोप है, सब सोप है भी अलग अलग। तो सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड है ना भाई, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग इमेज। तो इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन के फीचर, बहुत सारे सेलर्स, और मोनोपोली के फीचर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब मिलजुल के आ जाता है इसके अंदर। देखो एग्जांपल बोल रहा है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ऑल सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंटली मार्केटेड, राइट। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें देखने को मिलती है? क्लोथिंग, ग्रोसरी, रेस्टोरेंट, सैलून, रिटेल शॉप, कंज्यूमर गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, सब यार, सब पूरा बाजार ही ये है बच्चों, है ना। परफेक्ट सर, परफेक्ट। ये तो प्रैक्टिकल भी लगता है। देखो, अब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे, एक दूसरे के साथ आपस में compete करते हैं, अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाते हैं। तो असली बाजार में तो यही है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट कैटेगरी एक है लेकिन डिफरेंशिएट करा जाएगा। अब ये कैमरा है भाई, बाजार में बहुत सारे कैमरे हैं लेकिन काम तो सबका शूट करना ही है। ये माइक है, बहुत सारे आपने टीचर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को अलग अलग माइक यूज करते देखा होगा। काम तो एक ही है ना यार, है ना। तो प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड, इट क्रिएट्स ब्रांड लॉयल्टी। फर्म्स हैव सम कंट्रोल ओवर प्राइस, थोड़ा बहुत प्राइस पे कंट्रोल रहता है। कैसे कंट्रोल रहता है भाई? मैं बोलूंगा मेरा प्रोडक्ट सुपीरियर है तो मैं थोड़े ज्यादा पैसे चार्ज कर पाऊंगा। मैं बोलूं मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसका प्राइस हमेशा कम होगा, है ना। तो थोड़ा बहुत कंट्रोल यहाँ पे होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, भाई फ्रीडम ऑफ एंट्री है, फ्रीडम ऑफ एग्जिट है। तो इसका मतलब फिर वही बात है कि लॉन्ग रन में अगर हम जाएंगे तो हम नॉर्मल प्रॉफिट्स तक ही पहुंच जाएंगे। शॉर्ट रन में तो यार कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट रन में तो नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, लॉसेस, कुछ भी हो सकता है। बट लॉन्ग रन में क्योंकि फ्रीडम है तो वही वाली बात है कि भाई बहुत कम चांसेस है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स रहें लंबे समय तक, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, फ्यू बैरियर्स टू एंट्री, न्यू फर्म्स कैन एंटर इफ प्रॉफिट एग्जिस्ट एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन एग्जिट इफ दे फेस लॉसेस। नॉन प्राइस कंपटीशन बोल रहा है, कई बार इसके अंदर नॉन प्राइस कंपटीशन भी देखने को मिलता है। यूजुअली नॉन प्राइस कंपटीशन ओलिगोपोली की चीज है, अगले वाली मार्केट की चीज है। लेकिन यहां पे भी नॉन प्राइस कई बार हम देखते हैं कि भैया कैमराज का जो रेंज है वो लगभग आसपास चल रहा है ना। बहुत सारी कंपनीज है। अब सपोज मैं बोलूं कि लेट सपोज साबुन ले लो, साबुन सारे लगभग सेम रेट पे आपको दिखाई देंगे। कंपटीशन किस चीज से कर रहे होंगे? एडवर्टीजमेंट से, ऑफर्स से, ऐसा कंपटीशन चलता है। तो कई बार नॉन प्राइस कंपटीशन चल जाता है थ्रू एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विसेज, कुछ भी। अवॉइड्स प्राइस वॉर, कई बार प्राइस वॉर अवॉइड करते हैं। अब कैसे हम यहां पे प्राइस आउटपुट डिटरमाइन करेंगे? तो बच्चों देखो, फिर से वही बात है कि भैया है तो ये बेसिकली क्या है, तो बेसिकली ये इम्परफेक्ट कंपटीशन ही है ना। तो अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा? फिर से वही वाली बात है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में, ये तो तुमने पढ़ लिया, इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपका अगर आपको सेल बढ़ानी है तो आपको रेवेन्यू जो है, या यार लिख लो, या प्राइस जो है उसको कम करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा, प्राइस कम होता चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका AR फिर से इसी तरीके का बनेगा और MR फिर से इसी तरीके का बनेगा। तो वही AR वही MR हमको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बच्चों मोनोपोली से कंपेयर करूं ना, तो मोनोपोली का जो AR MR होता है वो थोड़ा सा स्टीप होता है।
मतलब इसके मुकाबले थोड़ा इस तरीके का होता है ARMR मोनोपोली में। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फ्लैट होता है। यहाँ पे ज्यादा फ्लैट क्यों होता है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा कंपटीशन होता है। मोनोपोली में तो सिंगल सेलर है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। यहाँ पे कॉम्पिटिटर होता है, तो कॉम्पिटिटर होने की वजह से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो यूजुअली ज्यादा होती है। तो फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी। तो मोनोपोली के मुकाबले, भाई नेचर तो दोनों का सेम है, लेकिन मोनोपोली के मुकाबले ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट देखने को मिलता है, इसके नेचर इस तरीके से। ठीक है, तो ARMR तो इसी तरीके से रहने वाला है। ARMR तो इसी तरीके से रहने वाला है। अब इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन फिर से वही है, सेम। क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम की? कि भैया MC शुड बी इक्वल टू MR, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। और दूसरा आफ्टर MC इज इक्वल टू MR, MC शुड बी ग्रेटर देन MR। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन MR। तो फिर वही बात है कि अगर मैं यहां से MC बना दूं, मार्जिनल कॉस्ट बना दूं, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना, ये मेरा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब इसके सामने जो प्राइस होगा ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ठीक है, अब अगर मेरी जो वही वाली बात है कि प्राइस ये है, तो तीन कंडीशन बन जाएंगी शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में तीन कंडीशन बन जाएंगी। अगर प्राइस बराबर एवरेज कॉस्ट आ गया तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स पे रहूंगा। बिल्कुल सेम बच्चों, अगर प्राइस बराबर एवरेज कॉस्ट आ गया तो नॉर्मल प्रॉफिट्स पे रहूंगा। प्राइस हमारा ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, यानी खर्चा कम आ रहा है, मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स पे आ जाऊंगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स पे आ जाऊंगा। और वहीं पे अगर प्राइस कम हो जाए और एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो लॉसेस में आ जाऊंगा। तो अब लॉसेस के केस में फर्म एग्जिट ले सकती है, प्रॉफिट सुपर नॉर्मल के केस में एंट्री हो सकती है। तो घूम फिर के लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट पे रहेंगे ना। तो जो मेरा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बनना है वो तो यही बनेगा। देखो ये मेरी एवरेज कॉस्ट आ गई, ये एवरेज कॉस्ट आ गई। एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे कट किया और जितना मेरा प्राइस है उतना ही मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर आ रहा है। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट तो यही वाला कर्व बनने वाला है। लॉन्ग रन में तो यही बनने वाला है, लेकिन शॉर्ट रन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। अब देखो, अब बात करूं अगर शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में भैया ये भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो देखो सबसे पहले ये AR, ये MR, नीचे भी जा सकता है नेगेटिव, तुमको पता है, मैं वैसे ही बना रहा हूं मैं, AR MR। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक हो गया बेटा। अब जहां पे MC बराबर MR है वो इक्विलिब्रियम है, ये आ गया। इसके सामने जो प्राइस है ये मेरा, इतना मैं चार्ज करता हूं पैसा, ये इक्विलिब्रियम हो गया। इसके सामने जो प्राइस है इतना पैसा मैं चार्ज करता हूं। ठीक है, अब जितना मैं चार्ज कर रहा हूं, अगर इससे ज्यादा कॉस्ट आ रही है, इससे ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो फिर तो मैं लॉस में गया, है ना। तो कॉस्ट अगर तुम ऊपर से ले लोगे, सपोज कॉस्ट तुम ऊपर से ले लो, इसको ले लो एवरेज कॉस्ट, मिनिमम पे कट कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे इतना मेरा खर्चा आ रहा है। तो ये जो मेरा एरिया बन गया ना, ये बीच वाला, ये जो मेरा एरिया बन गया, ये क्या दिखा रहा है? लॉसेस। ये लॉसेस दिखा रहा है ना, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है और जो मैं कमा रहा हूं वो कम है। वहीं अगर मेरा कॉस्ट कम हो जाए, मतलब कॉस्ट आप कुछ इस तरीके से ले लो, एवरेज कॉस्ट कम हो जाए, मिनिमम पे कट करते हुए दिखाना, तो अब देखो इस बार ये आ गया जी, खर्चा इतना पड़ेगा, पैसा मैं इतना कमाऊंगा, तो ये एडिशनल, ये मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। सेम मोनोपोली में भी था, बस मोनोपोली में कर्व थोड़ा स्टीप होता है, इसमें थोड़ा फ्लैट होता है। ठीक है, तो लॉसेस भी हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग रन में घूम फिर के नॉर्मल पे ही चला जाएगा। लो स्क्रीनशॉट। अब तो तुम्हें आगे होंगे बनाने यार, एक्सपर्ट हो गए तुम, अच्छे से पढ़ाया मैंने बहुत शिद्दत से। ठीक है, चलो सर समझे। देखो
प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए बोल रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा, वही प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो हर फर्म को डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही बनेगा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, सीधी सीधी सी बात है। चलो जी, फर्म यहां पे प्राइस मेकर है, ईच फर्म कैन सेट द प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट बट कैन नॉट कंट्रोल द डिमांड, क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं तो भैया डिमांड नहीं कंट्रोल कर सकते, कस्टमर को महंगा लगेगा तो वो छोड़ के चला जाएगा। दैट इज वाई इलास्टिक भी है डिमांड कर्व यहाँ पे थोड़ा सा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन छोटा होता है, थोड़ा बहुत है, तो फिर डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी, कस्टमर आसानी से शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि मेरा प्रोडक्ट ही बढ़िया है तो फिर इलास्टिसिटी कम होगी, भाई मेरे जैसा प्रोडक्ट ही नहीं होगा, है ना। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन वही है, MC is equal to MR, corresponding price is determined from demand curve at that output level. The firm may earn supernormal profits in the short run, कमा सकती है supernormal profit short run में, ठीक है। अब आ गया बच्चों आखिरी मार्केट जिसका नाम है ओलिगोपोली। ओलिगो का क्या मतलब होता है? ओलिगो मतलब फ्यू, ओलिगो मतलब फ्यू, और पोली तो आप जानते ही हो, सेलर्स। तो ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर फ्यू फर्म्स, 2 से 10, है ना। हम कम्युनिकेशन में देखते हैं भाई, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, बस, है ना। इसी जहां पे भी मतलब थोड़े बहुत सेलर्स होंगे, गाड़ी की सेगमेंट में देख लो 2 4 5 10 कंपनी होंगी मुश्किल से। तो जहां पे 2 से 10 फर्म्स डोमिनेट करती हैं मार्केट को, चाहे वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रही हो, चाहे वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रही हो, उसको आप ओलिगोपोली बोल सकते हो। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स, प्रोडक्ट एक जैसा। इम्परफेक्ट कंपटीशन में सिंगल सेलर है तो मोनोपोली, बहुत सारे बायर सेलर हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फ्यू सेलर्स हैं तो ओलिगोपोली, ठीक हो गया। अब देखो, ओलिगोपोली इज अ सिचुएशन वेयर ईच फर्म्स मार्केट डिसीजन डिपेंड पार्टली ऑन हाउ इट एक्सपेक्ट्स राइवल टू रिएक्ट। इसमें ना एक दूसरे पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि भाई स्कूटी बेचने वाली लिमिटेड फर्म्स हैं, एक ने जैसे ही कुछ नया करा तो दूसरे को भी कुछ ना कुछ नया इमीडिएटली करना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर उधर चला जाएगा, राइट। जैसे बोल रहा है कोल्ड ड्रिंक में देख लो, कोक पेप्सी में, गाड़ियों में देख लो, ऑटोमोबाइल्स में, एयरलाइंस में देख लो, टेलीकॉम में देख लो, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में देख लो, पावर सप्लाई में देख लो, तो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, कितने प्रकार की ओलिगोपोली हो सकती है? बहुत सारी है, बट है बड़ी आसान यार, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले बोल रहा है प्योर ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली का मतलब होता है जब फर्म्स एक जैसा प्रोडक्ट बेच रही है। होमोजीनियस प्रोडक्ट तो स्टील, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम, ये इसमें आ जाता है। ध्यान रखना, इस पे एमसीक्यू आ जाता है कि बताओ पेट्रोल कौन सी ओलिगोपोली में आएगा, तो ध्यान रखना है प्योर में, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएटेड, नाम में ही है, डिफरेंशिएटेड का मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रही होंगी। प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड बाय ब्रांड, फीचर, क्वालिटी, जैसे टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, सोप, ये तुम्हारे मॉड्यूल में सब लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड है भाई, अलग अलग तरीके के पाउडर, अलग अलग तरीके के सोप, अलग अलग तरीके की चीजें दिखती हैं इसमें। तो प्योर में सेम प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड में अलग अलग प्रोडक्ट। ओपन ओलिगोपोली, नई फर्म्स आसानी से आ सकती हैं। क्लोज्ड ओलिगोपोली, नई फर्म्स नहीं आ सकती, बैरियर लगा दिया होगा कोई ना कोई, जैसे मोनोपोली में बैरियर था, यहाँ भी बैरियर लगा देते हैं, वो क्लोज्ड हो गई। कॉल्यूसिव, कॉल्यूसिव का मतलब होता है जब फर्म कोऑपरेट कर देंगी, मिलजुल के प्राइस फिक्स करेंगी, बोलेंगी हम प्राइस पे लड़ते ही नहीं। भाई पेप्सी ने बोला मेरी बोतल है 25 रुपए की, थम्स अप ने बोला या कोक ने बोला हम बेच देंगे 22 में, उसने बोला अच्छा हम बेचेंगे 20 में, उसने बोला अच्छा हम बेचेंगे 18 में। तो कंपटीशन के चक्कर में सबका लॉस हो रहा है, ये सारे एक साथ बैठ गए और बोल रहे हैं प्राइस पे नहीं लड़ेंगे, 30 रुपए में बेचेंगे। कस्टमर के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो हम तो आपस में कोऑपरेट करके चलेंगे। कंपटीशन हम किस चीज पे करेंगे? एड पे, कि भाई मेरा स्पॉन्सर शाहरुख खान, मेरा एडवर्टीजमेंट में मैंने किससे कराया? आमिर खान से, मैंने कराया सिद्धार्थ मल्होत्रा से, मैंने कराया वरुण धवन से, मैंने कराया जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, किसी से भी, क्रिकेटर्स से करा लिया। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस पे लड़ाई नहीं हो रही, तो उसको बोल देंगे कॉल्यूसिव। कोऑपरेट करेंगे और ज्वाइंट प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करेंगे। और कॉम्पिटिटिव में क्या होगा? कॉम्पिटिटिव में भैया लड़ेंगे आपस में, फर्म्स कंपीट इंडिपेंडेंटली, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक हो गया। पार्शियल ओलिगोपोली कौन सी होती है बच्चों? पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है कि इस केस में ना ओलिगोपोली सिर्फ कुछ फर्म्स के लिए है, एक लीडर होगा जो डोमिनेट करेगा, उसके लिए क्या ओलिगोपोली, उसकी तो एक तरीके से मोनोपोली हो गई, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल, कि एक लीडर होगा वो डोमिनेट करेगा, वो जो करेगा बाकी सब वही करेंगे। तो वन डोमिनेंट फर्म एक्ट्स एज प्राइस लीडर, अदर्स फॉलो, ठीक है।
फुल ओलिगोपोली, ये तो सिंपल ओलिगोपोली का मतलब है कि इसमें कोई ऐसा लीडर नहीं है, सारी फर्म्स का सिमिलर इन्फ्लुएंस है। ओके। सिंडिकेटेड, सिंडिकेटेड का मतलब होता है मिलजुल के करेंगे। वो पिक्चर देखी तुमने पुष्पा, अपने सिंडिकेट का मेंबर है ये, सिंडिकेट नहीं टूटना चाहिए। तो लगभग सिंडिकेट का मतलब है वही मिलजुल के, जैसे यहाँ पे कोल्यूसिव में भी होता था, तो वही वाली बात है यहाँ पे भी। फर्म सेल थ्रू अ सेंट्रल एजेंसी और सिंडिकेट। ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है जहां पे फर्म एक सेंट्रल एसोसिएशन बनाती हैं और मिलजुल के प्राइस डिसाइड करती हैं, आउटपुट डिसाइड करती हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली बोल देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बच्चों कि कौन कौन सी ओलिगोपोलीज हो सकती हैं। सब में फ्यू सेलर्स होंगे, मिलजुल के काम करेंगे, धंधा करेंगे, पैसा बनाएंगे, बस। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे बच्चों इस मार्केट के? अब मार्केट तुमने इतना डिटेल में पढ़ लिया है, तुमको सब एकदम समझ में आता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? देखो, सबसे पहले फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट। इसके अंदर कुछ ही फर्म्स होती हैं, मार्केट कंट्रोल करती है स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स। दे होल्ड मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर। मेजॉरिटी मार्केट शेयर उन्हीं के पास होता है, कुछ ही फर्म्स हैं वही डोमिनेट कर रही है मार्केट को। ठीक है। बैरियर्स टू एंट्री, काफी सारे बैरियर्स होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, लीगल हो, टेक्निकल हो। इसीलिए तो नई फर्म्स नहीं आ पाती। अगर बैरियर ना हो फिर तो ये भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाएगा, बट कुछ ना कुछ बैरियर्स होते हैं, इसीलिए न्यू फर्म्स एंटर नहीं कर पाती। स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि चाहे वो प्राइस हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, कुछ भी कोई भी फर्म करेगी तो दूसरी को उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर पेप्सी कुछ लेके आएगी तो कोक को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर एक्टिवा कुछ लेके आएगा तो बाकी स्कूटीज को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप देखते हो गाड़ियों में ऐसे होता है, भाई सनरूफ लेके आए, सब सनरूफ लेके आ गए, है ना। स्क्रीन बड़ी बड़ी लाने लगे, सब बड़ी बड़ी लाने लगे, तो इंपैक्ट होता है एक से दूसरे पे। ठीक है। एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर लड़ाई ही इनके थ्रू होती है। प्राइस पे तो लड़ते ही नहीं, प्राइस पे नहीं लड़ते ये एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट पे लड़ते हैं। हैवी स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन टू अट्रैक्ट सर्टेन कस्टमर्स। ठीक है। ग्रुप बिहेवियर भी हमें इसमें देखने को मिलता है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली बना लेंगे, मिलजुल के बिजनेस करने लगेंगे, ये यहाँ पे बहुत दिखता है। फर्म्स में एक्ट कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, समटाइम्स प्राइस लीडर गाइड अदर, बट नॉट ऑलवेज। ठीक हो गया बेटा। ये हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं किसके? ओलिगोपोली के। अब इसमें प्राइस आउटपुट कैसे डिसाइड होता है, किस तरीके से चलता है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्राइस आउटपुट डिसीजन बहुत मुश्किल है। इसका डिमांड कर्व ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। क्यों ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रकार की ओलिगोपोलीज हैं, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो एग्जैक्ट एक डिमांड कर्व ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखो बोल रहा है, ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स मस्ट मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बिकॉज देयर एक्शंस अफेक्ट राइवल्स। भाई अगर मिलजुल के नहीं करेंगे ना तो हर एक्शन से कॉम्पिटिटर को फर्क पड़ना ही पड़ना है ना। दिस मेक्स द डिमांड कर्व वेरी अनसर्टेन एंड प्राइस आउटपुट डिसीजन कॉम्प्लेक्स। बहुत मुश्किल हो जाता है ये देख पाना कि डिमांड कर्व कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक ने हल्का सा कुछ बदलाव करा तो दूसरे की डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो कई बार इलास्टिसिटी बहुत हाई हो जाती है, कई बार इलास्टिसिटी बहुत लो हो जाती है, यानी इसके डिमांड कर्व में ये नहीं समझ में आता कि इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या इलास्टिसिटी कम होगी। तो डिमांड कर्व कभी फ्लैट हो जाता है, कभी स्टीप हो जाता है, तो समझ में ही नहीं आता कि कैसा डिमांड कर्व होगा, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, जो मेजर अप्रोच है वो 3 बनाई गई। कितने बनाए गए? 3। ठीक है। कुछ इकोनॉमिस्ट है ना भाई, अब स्टडी तो करेंगे, तो 3 मॉडल बने। सबसे पहला इंडिपेंडेंट डिसीजन मॉडल। इंडिपेंडेंट डिसीजन मॉडल क्या बोलता है? भैया तुम सब अकेले इंडिपेंडेंटली काम करो, इग्नोर करो, छोड़ो तुम कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर पे क्या इंपैक्ट आता है, तुम छोड़ो, तुम अपने डिसीजन लो। फिर तो सिंपल हो गया, फिर तो एमसीएमआर से इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, फर्म्स इग्नोर इंटरडिपेंडेंस एंड एक्ट लाइक इंडिपेंडेंट कॉम्पिटिटर्स, इक्विलिब्रियम एमसीएमआर अप्रोच से मिल जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। तो पहला मॉडल तो ये है डिमांड कर्व या प्राइस आउटपुट सेलेक्ट करने का कि भैया इंडिपेंडेंटली करो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद दूसरे हैं रिएक्शन बेस्ड मॉडल्स। रिएक्शन बेस्ड मॉडल्स क्या है कि आप अपने राइवल के बारे में सोच लो कि आपके एक्शन से क्या आएगा, क्योंकि वो था ना एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो क्या मार्केट में प्रभाव आएगा। फर्म्स कंसीडर राइवल्स लाइकली रिएक्शंस बिफोर डिसाइडिंग। अब इसके अंदर 3 चीजें हैं, एक कॉर्नोट मॉडल है, एक स्टेकलबर्ग मॉडल है,
एक बर्ट्रैंड मॉडल है, ठीक है। तो कॉर्नोट भाई ने क्या बोला, कॉर्नोट भाई ने ये बोला कि भैया ऐसा है, वो आउटपुट लो जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, प्रॉफिट पे फोकस करो, लड़ाई झगड़े मत करो, ऐसा आउटपुट सेलेक्ट करो जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में आता है। किसने बोला ये, कॉर्नोट ने, ठीक है। अब स्टेकलबर्ग भाई ने क्या बोला, स्टेकलबर्ग ने बोला भैया एक लीडर चुन लो और वो तुम्हारी मदद करे, सब उसको फॉलो करो, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अलग अलग मत देखो, एक लीडर चुनो, नहीं तो लड़ते चले जाओगे। तो यहां इसने क्या बोला, वन फर्म एक्ट एज अ लीडर, वो आउटपुट सेट करे, बाकी उसको फॉलो करे, बस सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर बर्ट्रैंड भाई आ गया, बर्ट्रैंड ने बोला भाई सिर्फ लीडर से क्या होगा, ये क्या बात हुई, एक को सब क्यों फॉलो करें, एक काम करो तुम लोग, तुम आपस में कंपीट करो प्राइजेस पे रादर देन आउटपुट, फर्म कंपीट बाय सेटिंग प्राइजेस रादर देन आउटपुट। आउटपुट तो ठीक है यार, आउटपुट सबका अपना अपना है, प्राइस कंपटीशन करके देखो ना, उससे फायदा रहेगा, अल्टीमेटली फायदा तो बाजार का होगा, है ना। अच्छा जी, उसके बाद कॉल्यूसिव मॉडल कौन सा, अब देखो ये तो था इंडिपेंडेंट, सब अकेले अकेले हैं, ये था रिएक्शन बेस्ड कि दूसरों का रिएक्शन देख लो। तीसरा है कॉल्यूसिव, कार्टेल बना लो, मिलजुल के कर लो, फर्म कोऑपरेट करेंगी और एक्ट लाइक अ मोनोपोली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, बस मोनोपोली हो जाएगी फिर तो भाई, तीन फर्म है, तीनों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, तीनों मिलके धंधा कर रहे हैं, तो मोनोपोली बन गई, है ना। तो देखो बोल रहा है दे फिक्स प्राइसेस आउटपुट एंड शेयर प्रॉफिट्स ऑफ, या फिर मार्केट शेयर, इसमें ओपीईसी ऑयल कार्टेल हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है बच्चों, इसको इलीगल कंसीडर किया जाता है क्योंकि इससे कंपटीशन कम होता है, लेकिन मार्केट में ऐसा होता है। तो अगर अप्रोचेस आ जाएं ओलिगोपोली की तो तुम्हें पता होनी चाहिए, तीन है, एक में इंडिपेंडेंट मानते हैं, एक में कार्टेल बना लेते हैं और एक में राइवल को देखते हुए डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका डिमांड कर्व आया क्या आगे, हाँ आ गया किंग डिमांड कर्व, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप क्या है, ये अभी हम पीछे पढ़ रहे थे ना कि एक को लीडर बना लो, वही सारे डिसीजन ले और बाकी उसको फॉलो करो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप अकर्स व्हेन वन फर्म, यूजुअली द डोमिनेंट वन, लो कॉस्ट और एक्सपीरियंस्ड वन सेट्स द प्राइस, वो प्राइस सेट करेगी और दूसरे उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है भाई, पर्पस यही है ना कि प्राइस पे लड़ाई ना हो, एटलीस्ट प्राइस वॉर ना हो, इसको बोलते हैं प्राइस वॉर, ठीक है। तो देखो बोल रहा है इसका पर्पस है, इट हेल्प्स अवॉइड प्राइस वॉर एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स कलेक्टिवली। सही है जी। अब कितने तरीके की प्राइस लीडरशिप हो सकती है, बड़ा आसान, यहीं पे लिखा हुआ है देखो भाई, या तो जो डोमिनेट कर रही है उसके आधार पे, या फिर जो सबसे कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर पा रहा है उसके आधार पे, या फिर जो सबसे एक्सपीरियंस्ड है उसके आधार पे। तो देखो यही तीन मॉडल है। सबसे पहला डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप, अ लार्ज फर्म जो बहुत डोमिनेट करती है वो प्राइस सेट करे, ठीक है, वो बताए ताकि मैक्सिमम हो सके प्रॉफिट उसका और बाकी को एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। या फिर लो कॉस्ट फर्म लीडरशिप, इसके अंदर द फर्म विद द लोएस्ट कॉस्ट वो प्राइस सेट करती है, सही है। और तीसरा क्या होता है, बैरोमेट्रिक। बैरोमेट्रिक का मतलब क्या है, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है। एन एक्सपीरियंस रिस्पेक्टेड फर्म लीड्स बाय एडजस्टिंग प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड, कॉस्ट एंड मार्केट कंडीशंस, अदर फॉलो। तो प्राइस लीडरशिप में एक लीडर बनाना है, लीडर को सब फॉलो करेंगे। लीडर तीन तरीके से बन सकता है। कौन से तीन तरीके से बन सकता है भाई, सबसे पहले या तो जो सबसे बड़ी फर्म है, डोमिनेंट फर्म है वो, या जो सबसे कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करना जानती है उसके हिसाब से कर लो, और या फिर तीसरा होता है जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे कर लो। ठीक हो गया, बढ़िया सर। अब ओलिगोपोली में डिमांड कर्व कैसा होता है, तो किंक्ड होता है बच्चों, किंक्ड, क्योंकि इसमें ना मैंने तुम्हें बताया ना इलास्टिसिटी समझ में ही नहीं आती कि मोर है या लेस है। तो बेसिकली इधर देखो कुछ इस तरीके का डिमांड कर्व बनेगा कि पहले ऐसे जा रहा है फिर ऐसे हो गया, तो यहाँ पे ये वाला हम प्राइस और ये वाला आउटपुट हम ले लेते हैं, ये आउटपुट और ये प्राइस हम ले लेते हैं। अब इसके ऊपर जो है देखो ये फ्लैट है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी मोर होगा, इसके नीचे जो है ये थोड़ा स्टीप है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस होगा। ये है सिंपल सी बात, ठीक है। ओके, देखो क्या बोल रहा है, प्राइजेस इन ओलिगोपोली मार्केट्स रिमेन रिजिड, स्टिकी एंड दे डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली इवन व्हेन द कॉस्ट चेंजेस, क्योंकि प्राइस पे लड़ाई नहीं करते तो सेम रहता है लगभग। पॉल स्वीजीज किंग्ड डिमांड कर्व हाइपोथेसिस एक्सप्लेन दिस प्राइस रिजिडिटी, ठीक है। तो इसने बोला कि डिमांड कर्व जो है वो एक उसमें किंक होगा एट द करंट प्रीवेलिंग प्राइसेस, जो भी प्रीवेलिंग प्राइस होंगे उस पे, ठीक है। अबव द किंक, किंक से ऊपर
किंग से ऊपर डिमांड इलास्टिक होगी, यानी डिमांड चेंज होगी बहुत ज्यादा, और बिलो द किंग डिमांड इनइलास्टिक होगी, नीचे की तरफ इनइलास्टिक होगी। बात समझे क्या? तो ये आपको ध्यान रखना है कि किंग से ऊपर बिग लॉसेस होंगे, किंग से नीचे छोटे मोटे गेन्स होंगे, क्योंकि वो इनइलास्टिक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस चेंजिंग से। बस ये है किंग डिमांड का याद रखना, बाकी तो कुछ नहीं है बच्चों। छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको बता ही दिए थे भाई। मोनोप्सनी हमने देख लिया था, बायलेटरल मोनोपोली हमने देख लिया था, है ना। मोनोप्सनी मैंने आपको बताया था जहां पे सिंगल बायर हो, और बायलेटरल एक बायर एक सेलर। डुओपोली क्या होता है बच्चों? डुओपोली होता है जिसके अंदर बस दो ही फर्म्स होती हैं, ओनली टू फर्म्स, उसको डुओपोली बोलते हैं। जैसे ओलिगोपोली में तो फ्यू होती है ना, डुओपोली में बस दो ही होती हैं। तो स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली वेयर ओनली टू फर्म्स डोमिनेट, उसको बोलते हैं डुओपोली। और ओलिगोप्सोनी क्या होगा? ओलिगोप्सोनी क्या होगा? फ्यू बायर्स। ये जो सोनी वर्ड है ना, ये बायर्स के लिए, तो इसमें बस फ्यू बायर्स होंगे, सिंपल सी बात है। इसी के साथ नालायकों का ये यूनिट भी समाप्त। बहुत टाइम लगा भाई इसके अंदर क्योंकि समझाना पड़ता है बच्चों, ये उतना ही समय लेता है, तुम्हारे लिए नया है, तुमने अभी इतना डिटेल में माइक्रो में 11th में नहीं पढ़ा होता, तो पूरा समझाना पड़ता है। आपने समझ लिया, मुझे उम्मीद है आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगली क्लास में मिलते हैं नए यूनिट के साथ और फिर चीजें आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।